हर दीवार के पीछे एक कहानी छुपी है। हर तलवार ने इतिहास बदला है और हर साम्राज्य ने अपनी एक अलग पहचान छोड़ी है। स्वागत है आपका इतिहास में। यहाँ हम लेकर आते हैं हिस्ट्री के वो राज, लेजेंड्स और अनटोल्ड स्टोरीज जो हर किसी को नहीं पता। तो चलिए वक्त के सफर पर चलते हैं। 18 फरवरी 1946 की सुबह बॉम्बे के कोलाबा इलाके में स्थित नौसेना प्रशिक्षण केंद्र HMIS तलवार में हवा असामान्य रूप से गर्म और बोझिल थी। रसोई घर के बाहर लोहे की थालियों के पटके जाने की तीखी आवाज गूंजी और कुछ ही मिनटों में 1000 से अधिक भारतीय नौसैनिक अपनी बैरकों से बाहर निकल आए। इन नौसैनिकों के चेहरों पर भूख और वर्षों से दिल में दबे अपमान का आक्रोश साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि थालियों में परोसी गई दाल से सड़ांध आ रही थी और रोटियां आधी जली और कंकड़ से भरी थी। जब भारतीय सिपाहियों ने इस अमानवीय भोजन की शिकायत अपने ब्रिटिश कमांडर FM किंग से की तो उस अफसर ने हुंकारते हुए कहा कि भिखारी अपनी पसंद तय नहीं करते और तुम काले लोग इसी लायक हो। कमांडर किंग के यह नस्लवादी शब्द सिर्फ एक गाली नहीं थे, बल्कि वे उस चिंगारी की तरह थे जिसने ब्रिटिश साम्राज्य के उस बारूद के ढेर में आग लगा दी जो भारत पर पिछले 200 सालों से हावी था। कुछ ही घंटों में भूख का यह विरोध एक पूर्ण सैन्य विद्रोह में बदल गया और ब्रिटिश ताज की वह नौसेना, जिसे साम्राज्य का सबसे मजबूत स्तंभ माना जाता था, ताश के पत्तों की तरह ढहने लगी। यह विद्रोह अचानक भड़की किसी तात्कालिक घटना का नतीजा नहीं था, बल्कि इसके पीछे महीनों से सुलग रही देशभक्ति और गहरे असंतोष का इतिहास था। HMIS तलवार के एक युवा सिग्नलमैन BC दत्त ने इस क्रांति का पहला गुप्त बीज बोया था, जब उन्होंने कई दिन पहले रात के अंधेरे में बैरक की दीवारों पर बड़े-बड़े अक्षरों में भारत छोड़ो और जय हिंद लिख दिया था। जब अंग्रेज अधिकारियों ने BC दत्त को गिरफ्तार किया तो नौसैनिकों के भीतर का गुस्सा उबल पड़ा, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था और भारतीय सैनिक अब किसी भी कीमत पर अंग्रेजों की गुलामी और नस्लीय भेदभाव सहने को तैयार नहीं थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इन्हीं भारतीय नौसैनिकों ने अटलांटिक महासागर से लेकर बर्मा के समुद्र तक अपनी जान की बाजी लगाई थी, लेकिन बदले में उन्हें सिर्फ घटिया खाना, कम वेतन और कदम कदम पर नस्लीय नीचा दिखाया जाता था। गोरे ब्रिटिश नौसैनिकों को बेहतरीन अफसरशाही सुविधाएं और सम्मान मिलता था, जबकि उसी पद पर तैनात भारतीय नाविकों को नीच और गुलाम मानकर उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता था। 19 फरवरी 1946 को सूरज उगते ही HMIS तलवार से शुरू हुई यह हड़ताल आग की तरह बॉम्बे की पूरी गोदी और समुद्र में खड़े अन्य युद्धपोतों में फैल गई। सुबह होते होते 20,000 से ज्यादा भारतीय नौसैनिक अपने जहाजों और तटीय ठिकानों पर पूरी तरह से काबिज हो चुके थे और अंग्रेजों के आदेशों को मानने से साफ इनकार कर दिया था। विद्रोह को एक संगठित और अनुशासित रूप देने के लिए नौसैनिकों ने एक केंद्रीय कमेटी का गठन किया, जिसे नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति नाम दिया गया। इस हड़ताल समिति का अध्यक्ष MS खान को चुना गया, जो एक कुशल सिग्नलमैन थे, और उपाध्यक्ष के रूप में मदन सिंह को जिम्मेदारी सौंपी गई, जो हथियारों के संचालन में माहिर थे। MS खान और मदन सिंह ने बेहद अनुशासन के साथ इस आंदोलन की कमान संभाली और यह सुनिश्चित किया कि कोई भी नौसैनिक बिना वजह हिंसा न करे, बल्कि यह हड़ताल एक संगठित राजनीतिक और राष्ट्रीय मांग का रूप ले। हड़ताल समिति ने अंग्रेजों के सामने मांगों का एक मांग पत्र रखा, जिसमें स्पष्ट लिखा था कि भारतीय और ब्रिटिश नौसैनिकों के बीच हर तरह का नस्लीय भेदभाव तुरंत खत्म किया जाए और खाना और वेतन बराबर किया जाए। इस मांग पत्र में सिर्फ नौसैनिकों की भलाई की बात नहीं थी, बल्कि इसमें आजाद हिंद फौज के बंदियों की तत्काल रिहाई और भारत से अंग्रेजों की वापसी की मांग भी शामिल की गई थी। इन मांगों ने यह साबित कर दिया कि यह केवल एक सैन्य असंतोष नहीं था, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक नया और सबसे खतरनाक अध्याय बन चुका था। नौसैनिकों ने HMIS तलवार के शक्तिशाली वायरलेस ट्रांसमीटरों पर कब्जा कर लिया और पूरे भारत में फैले सभी नौसैनिक अड्डों को विद्रोह में शामिल होने के गुप्त संदेश भेजने शुरू कर दिए। देखते ही देखते कराची, विशाखापट्टनम, कोच्चि, मद्रास और कलकत्ता के नौसैनिक प्रतिष्ठानों में भी बगावत के झंडे बुलंद हो गए और करीब 78 युद्धपोत और 20 तटीय केंद्र अंग्रेजों के नियंत्रण से पूरी तरह बाहर हो गए। 20 फरवरी 1946 को बॉम्बे का कैसल बैरक्स एक युद्धभूमि में बदल गया, जब ब्रिटिश सेना की गोरखा और स्कॉटिश रेजिमेंटों ने बैरकों को चारों तरफ से घेर लिया। ब्रिटिश कमान ने भारतीय नौसैनिकों को तुरंत हथियार डालने और बिना शर्त आत्मसमर्पण करने का हुक्म दिया, लेकिन जवाब में भारतीय नाविकों ने बैरकों के दरवाजे बंद कर लिए और मोर्चा संभाल लिया।
जब ब्रिटिश सैनिकों ने बैरकों पर अंधाधुंध गोलाबारी शुरू की तो अंदर मौजूद भारतीय नौसैनिकों ने भी अपने राइफलों और हल्की तोपों से करारा जवाब दिया। दोनों तरफ से गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा कोलाबा इलाका गूंज उठा और पूरे शहर में यह खबर फैल गई कि भारतीय नाविक अपनी आजादी के लिए अंग्रेजों से सीधी जंग लड़ रहे हैं। उसी दिन कराची के तट पर तैनात युद्धपोत HMIS हिंदुस्तान पर भी खूनी संघर्ष छिड़ गया, जहां ब्रिटिश तोपखाने ने जहाज पर सीधी बमबारी की। HMIS हिंदुस्तान पर मौजूद भारतीय नाविकों ने भी अपनी भारी तोपों से अंग्रेजों की चौकियों पर गोलियां बरसाईं और घंटों तक चले इस भयंकर संघर्ष में दर्जनों नाविक शहीद हुए, लेकिन उन्होंने झुकने से इनकार कर दिया। 21 फरवरी तक बॉम्बे की सड़कें जल उठी थी और रॉयल एयर फोर्स के लड़ाकू विमान भारतीय जहाजों के ऊपर से कम ऊंचाई पर उड़ान भरकर नौसैनिकों को डराने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जहाजों पर तैनात भारतीय सैनिकों ने अपनी हवाईरोधी तोपों को आसमान की तरफ तान दिया और अंग्रेजों को चेतावनी दी कि अगर एक भी बम गिराया गया तो वे पूरे शहर को युद्ध क्षेत्र बना देंगे। इसी दौरान जहाजों के मास्टों यानी मस्तूलों पर एक ऐसा दृश्य दिखाई दिया जिसने इतिहास में सांप्रदायिक सौहार्द की सबसे अनूठी मिसाल पेश की। नौसैनिकों ने ब्रिटिश झंडे यूनियन जैक को नीचे उतारकर फेंक दिया और जहाजों पर एक साथ 3 झंडे बांध दिए, जिनमें राष्ट्रीय कांग्रेस का तिरंगा, मुस्लिम लीग का हरा झंडा और कम्युनिस्ट पार्टी का लाल झंडा शामिल था। यह नजारा इस बात का गवाह था कि आजादी की इस अंतिम लड़ाई में धर्म और राजनीतिक मतभेदों की कोई दीवार नहीं थी और देश का हर सैनिक सिर्फ एक भारतीय के रूप में साम्राज्यवादी ताकतों के खिलाफ खड़ा था। जब अंग्रेजों ने कैसल बैरक्स की नाकाबंदी कर दी और नौसैनिकों तक भोजन और पानी की आपूर्ति पूरी तरह बंद कर दी तो बॉम्बे की आम जनता सड़कों पर उतर आई। बॉम्बे के आम नागरिकों, फल विक्रेताओं, मिल मजदूरों और होटल मालिकों ने अपनी जान की परवाह किए बिना अंग्रेजों के गोलियों के घेरे को तोड़ा और गोदी के जंगलों के पार से रोटियां, फल और पानी के मटके अंदर फेंके। अंग्रेजी सेना ने निहत्थे नागरिकों पर सीधी गोलियां चलाईं, जिससे बॉम्बे की सड़कों पर खून की नदियां बह गईं और 200 से अधिक आम नागरिक शहीद हो गए। इसके बावजूद जनता का हौसला नहीं टूटा और बॉम्बे के लाखों मिल मजदूरों ने नौसैनिकों के समर्थन में ऐतिहासिक आम हड़ताल की घोषणा कर दी, जिससे पूरा शहर पूरी तरह ठप हो गया। लेकिन इस अभूतपूर्व जनक्रांति और सैन्य विद्रोह के बीच एक ऐसा मोड़ आया जिसने इतिहास की धारा ही बदल दी। मुख्य धारा के बड़े राजनीतिक दलों जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के शीर्ष नेताओं ने इस विद्रोह का समर्थन करने से साफ इनकार कर दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना का मानना था कि आजादी अब बेहद करीब है और स्वतंत्र भारत की भावी सेना में इस तरह की अनुशासनहीनता और विद्रोह की भावना देश के भविष्य के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। जवाहरलाल नेहरू भी शुरुआत में हिचकिचाए और पूरी कांग्रेस में केवल अरुणा आसफ अली जैसी निडर नेता थी, जिन्होंने खुलकर इन युवा नौसैनिकों की देशभक्ति का समर्थन किया और जनता से उनके साथ खड़े होने की अपील की। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ही अकेली ऐसी राजनीतिक पार्टी थी जिसने इस विद्रोह को पूर्ण राजनीतिक समर्थन दिया और हड़ताल का आह्वान किया। 22 फरवरी तक स्थिति अत्यंत गंभीर हो चुकी थी, क्योंकि जहाजों पर मौजूद नौसैनिकों ने अपनी भारी तोपों का मुंह बॉम्बे शहर और अंग्रेज बस्तियों की तरफ मोड़ दिया था। MS खान और हड़ताल समिति के नेताओं ने चेतावनी दी थी कि अगर ब्रिटिश सेना ने गोलीबारी बंद नहीं की और उनके साथियों को रिहा नहीं किया तो वे पूरे बॉम्बे पर बमबारी करने से पीछे नहीं हटेंगे। पूरा शहर एक विशाल बारूद के ढेर पर बैठा था और ब्रिटिश सरकार थर-थर कांप रही थी, क्योंकि उन्हें एहसास हो चुका था कि अगर यह विद्रोह थल सेना और वायु सेना में फैल गया तो उनका पूरे भारत से बोरिया बिस्तर रातों रात बंद जाएगा। ब्रिटिश एडमिरल गॉडफ्रे ने रेडियो पर घोषणा करते हुए नौसैनिकों को पूरी तरह तबाह कर देने की धमकी दी, लेकिन नौसैनिकों ने अपनी तोपों के गोलों को लोड करके इसका करारा जवाब दिया। इस संकट को टालने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हस्तक्षेप किया और नौसैनिकों के नेतृत्व से संपर्क साधा। पटेल ने MS खान और मदन सिंह को व्यक्तिगत रूप से आश्वासन दिया कि यदि वे हथियार डालते हैं तो कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी नौसैनिक के खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई न हो और उन्हें कोई सजा न दी जाए। दूसरी तरफ मोहम्मद अली जिन्ना ने भी मुस्लिम नौसैनिकों से हड़ताल खत्म करने और उनकी सलाह मानने की अपील की। राजनीतिक नेतृत्व के इस भारी दबाव और देश में गृहयुद्ध की स्थिति को टालने के उद्देश्य से हड़ताल समिति ने आत्मसमर्पण करने का एक कठिन और भारी मन से फैसला लिया। 23 फरवरी 1946 की सुबह 6 बजे बॉम्बे की गोदी में एक बेहद भावुक और ऐतिहासिक क्षण आया।
सभी 76 युद्धपोतों से लहराते हुए तिरंगे और क्रांति के झंडे धीरे धीरे नीचे उतारे गए और नौसैनिकों ने अपने हथियार अंग्रेजों के सामने रख दिए। आत्मसमर्पण करते समय हड़ताल समिति ने अपने अंतिम ऐतिहासिक संदेश में जो शब्द कहे वे भारतीय इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गए। उन्होंने कहा कि हमारा यह विद्रोह हमारे राष्ट्र के जीवन में एक ऐतिहासिक घटना है और हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, अंग्रेजों के सामने नहीं। हालांकि सरदार पटेल और राजनीतिक नेताओं के आश्वासनों के बावजूद ब्रिटिश सरकार ने अपना वादा तोड़ दिया। हड़ताल खत्म होते ही अंग्रेजों ने बदला लेने की नीयत से MS खान मदन सिंह और BC दत्त समेत सैकड़ों प्रमुख नौसैनिकों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें कड़ी जेल की सजा दी गई। 4000 से अधिक नौसैनिकों को बर्खास्त करके बिना किसी पेंशन या भत्ते के नौकरियों से निकाल दिया गया और उन्हें अपने घर लौटने पर मजबूर कर दिया गया। स्वतंत्रता के बाद भी कई वर्षों तक इन वीर नौसैनिकों को स्वतंत्र भारत की सेना में वापस शामिल नहीं किया गया, क्योंकि तत्कालीन सैन्य नेतृत्व सेना में अनुशासन बनाए रखने के अपने तर्क पर अड़ा रहा। लेकिन इस विद्रोह का वास्तविक प्रभाव अंग्रेजों के औपनिवेशिक ढांचे की नींव पर इतना घातक पड़ा कि उसने ब्रिटिश साम्राज्य के अंत की तारीख तय कर दी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन के पास इतनी आर्थिक या सैन्य ताकत नहीं बची थी कि वे अपने दम पर भारत पर नियंत्रण रख सके और उनका पूरा साम्राज्य भारतीय सैनिकों की वफादारी पर ही टिका हुआ था। 1946 के इस नौसेना विद्रोह ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली को यह साफ संदेश दे दिया कि अब भारतीय सेना, पुलिस और नौसेना अंग्रेजों के प्रति वफादार नहीं रही और उनके दिलों में आजादी की ज्वाला जल चुकी है। बाद में जब क्लेमेंट एटली से पूछा गया कि भारत छोड़ने का सबसे बड़ा कारण क्या था, तो उन्होंने स्वीकार किया कि महात्मा गांधी के आंदोलनों का असर सीमित था, लेकिन 1946 के नौसेना विद्रोह ने अंग्रेजों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी और उन्हें यह एहसास करा दिया था कि अब भारत पर एक दिन भी शासन करना असंभव है। यह विद्रोह केवल खराब खाने या नस्लीय भेदभाव की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह भारतीय सैनिकों का अपने देश की अगर आज का सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि इतिहास की हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नए इतिहास के पन्ने के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जुड़े रहिए इतिहास के साथ।